जी बच्चे देखिए, मैंने बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक चार्ट जो है वो आपके लिए डाउनलोड किया है। इसके अंदर बच्चे इसने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट बताई हुई है एसएलई की। ठीक है, अब ये देखो कि इसके अंदर हो क्या क्या रहा है। एसएलई की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस दिखाई हैं, साथ साथ उसकी मैनेजमेंट बताई है। अब हम एक एक को डील करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी बंदे को सिर्फ माइनर रैश और आर्थराल्जिया है तो एनसेड्स देंगे, एंटी मलेरियल्स देंगे और टॉपिकल स्टीरॉइड्स देंगे। और आपको पता है कि हम स्टीरॉइड्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं डर्मेटोलॉजी में भी। ठीक है, तो अब आप लोग उन्हीं स्टीरॉइड्स को यहाँ पे कोरिलेट करेंगे। आर्थराइटिस, प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस की अगर बात की जाए तो यूजुअली बच्चे एनसेड्स देते हैं, एंटी मलेरियल्स और लो डोज सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देते हैं। अगर पेशेंट स्टिल नॉन रिस्पॉन्सिव है, सिम्टम्स उसके कम नहीं होते, तो फिर प्रेडनिसोलोन पे जाएंगे जो कि हाई डोज है, 20 टू 30 मिलीग्राम पर डे। सो सॉरी, 20 टू 30 मिलीग्राम पर डे पे जाएंगे। अगर वो अभी भी नॉन रिस्पॉन्सिव है तो कोई हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ऐड करनी पड़ेगी, दैट्स गोइंग टू बी एजाथायोप्रीन या मार्केप्टोप्यूरिन। ठीक हो गया। उसके बाद, और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है देखो, साइक्लोफॉस्फामाइड भी हम कभी कभी ऐड कर सकते हैं। तो अब एडवर्स इफेक्ट याद रखना, साइक्लोफॉस्फामाइड का जो आप लोग पढ़ के आए हो फार्माकोलॉजी में थर्ड ईयर में, साइक्लोफॉस्फामाइड इज एन एंटी कैंसर ड्रग notorious to cause hemorrhagic cystitis as its adverse effect। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर कोई बंदा एसएलई का है, हेमाटोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स में उसको हीमोलिटिक एनीमिया सिवियर किस्म का या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो फिर क्या होगा बच्चे, प्रेडनिसोलोन देंगे 60 टू 80 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। ठीक है, विद प्रीसीडिंग मिथाइल प्रेडनिसोलोन फॉर सिवियर केसेस। आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन ज्यादा पोटेंट होती है प्रेडनिसोलोन सिंपल से। और उसके साथ या तो आप एजाथायोप्रीन ऐड करेंगे या साइक्लोफॉस्फामाइड, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। और इम्यूनोग्लोबुलिन आप लोग देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए अगर सिवियर किस्म का है तो। अब मैं दोबारा इसको समराइज कर रहा हूँ, हीमाटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन के लिए प्रेडनिसोलोन लाजमी, और साथ उसके बच्चे सिवियर केसेस के लिए आप ऐड करेंगे एजाथायोप्रीन या साइक्लोफॉस्फामाइड। उसके बाद सीएनएस इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो इसने मेंशन किया ये कंट्रोवर्शियल है यूजुअली, लेकिन ओरल स्टीरॉइड्स आप दे सकते हैं। ठीक है, जिससे पहले आप लोग पल्स थेरेपी देंगे मिथाइल प्रेडनिसोलोन की। बच्चे एक चीज आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर करता चलूं, व्हाट, अब ये नाम लिया तो मैं बोल दूं यहाँ पे कि व्हाट इज पल्स थेरेपी। ये हम लोग डर्मेटोलॉजी में बेसिकली पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को अगर कभी पूछ लिया जाए वाइवा में तो आपको पता होना चाहिए। बच्चे पल्स थेरेपी का प्रिंसिपल ये होता है कि हम लोग पेशेंट को रोजाना ड्रग लेना, मेडिसिन लेना प्रेस्क्राइब नहीं करते। जैसे छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी बंदे को नेल के फंगल इन्फेक्शन रहते हैं, ठीक है, और वो इजीली नहीं जाते, उसके लिए हम क्या थेरेपी देते हैं बच्चे। ये मैं एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को ओनिकोमाइकोसिस है, हम क्या करते हैं, 3 महीने का उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, 3 महीने के ट्रीटमेंट में अब आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि हर महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये 4 हफ्ते हैं। तो हम लोग बच्चे क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि पहले महीने के 1 हफ्ते में दवाई लो, फिर 3 हफ्ते छुट्टी, फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में लो, फिर 3 हफ्ते की छुट्टी, और फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में लो। इसको हम लोग कहते हैं पल्स थेरेपी, यानी कि हमने बर्स्ट के अंदर थेरेपी दी, फिर वक्फा लिया, फिर थेरेपी दी, फिर वक्फा लिया। इसको हम यूजुअली पल्स थेरेपी कहते हैं। ठीक है, मुझे ये जो नाम लिया तो मैंने कहा क्लियर कर दूं, कोई पूछ भी सकता है। तो सॉरी। उसके बाद बच्चे ये देखें, एसएलई का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसने ये मेंशन किया है कि पेशेंट को 2 या 2 से ज्यादा सिम्टम्स हैं तो आप सस्पेक्ट करेंगे एसएलई। ठीक है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि 4 से ज्यादा सिम्टम्स हैं तो डायग्नोज करेंगे। तो सस्पेक्टेड एसएलई के लिए बच्चे ये एसीआर एसीआर का जो मतलब है, ये बेसिकली क्राइटेरिया में आपको जो भी हमने अंदर पढ़ा है क्राइटेरिया, वो यही वाला था। ठीक है, 11 जो पॉइंट्स थे। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये देखें कि अगर 4 चीजें प्रेजेंट हैं तो हम लोग डायग्नोज करेंगे एसएलई। अगर 2 चीजें प्रेजेंट हैं या 3 प्रेजेंट हैं तो हम सस्पेक्ट करके एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी करवाएंगे। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी करवाने के बाद अगर नेगेटिव आती है वो, तो फिर बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होना लाजमी होता है। पॉजिटिव अगर आती है बच्चे तो कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे विद डिफरेंशियल। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंटी स्मिथ और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। उसके बाद बच्चे देखें,
अगर आपको ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रही या टिपिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स नहीं मिल रही इसके पॉजिटिव आने के बावजूद, तो फिर आप एसएलई नहीं सस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पहले बिल्कुल बेसिक लेक्चर में रियूमेटोलॉजी के बता चुका हूं कि ये वाली एंटीबॉडीज फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाती होती हैं। फॉल्स पॉजिटिव ना भी आए तो नॉर्मल पॉपुलेशन में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर हाई टाइटर आ जाए स्पेसिफिकली खास तौर पे एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अगेंस्ट या एंटी स्मिथ, तो फिर आप लोग बच्चे सस्पेक्ट करेंगे। कम से कम 4 क्राइटेरिया होने चाहिए और फिर एसएलई को लेबल कर देंगे पेशेंट को। बड़ा ही खूबसूरत एक ये टेबल है आपके सामने और इसके अंदर सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो समराइज की गई हैं। अभी आज इस लेक्चर के एंड पे ये मैं आप लोगों को शो करूंगा और आप लोगों ने ये बेशक इसको स्टडी कर लें डिटेल में, इसी से पढ़ लें, प्रॉफ में भी ये आपको काम आएगा। ठीक हो गया? तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। एक और टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाना था, दैट वाज ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तो मैं उसको जो बाकी जिधर मैंने रिमेनिंग टॉपिक्स डाले हैं वहीं पे मैं ऑस्टियोपोरोसिस को भी कवर करवाऊंगा। और अब जो बाकी बच्चे जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, यू आर गोइंग टू रीड देम योरसेल्फ। ठीक हो गया?